श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बॉटनी का सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का विषय पढ़ रहे हैं। और जहां पर आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बारे में बात कर ली है। अब आगे के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, आपका छोटा सा एक सेगमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जीन के बारे में। जीन क्या होता है, जीन की यूनिट्स क्या है और इस जीन की खोज जो है वो किस प्रकार से हुई, यानी कि जीन शब्द जो है वो किसने दिया था, इसके बाद में कौन कौन से शब्द जो है वो यूज किए गए हैं। और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीन की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है वो कैसी होती है, और यूकैरियोटिक जीन जो होता है वो हमें किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि जीन शब्द जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, जोहेन्सन के द्वारा दिया गया था। जोहेन्सन ने सबसे पहले किस शब्द को काम में लिया था, जीन शब्द को काम में लिया था। जोहेन्सन के बाद में दूसरे साइंटिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बेटसन। इन्होंने क्या काम किया है, फैक्टर हाइपोथेसिस जो है वो काम में लिए है, यानी कि कारक संकल्पना जो है वो प्रदर्शित किया है किसने, बेटसन ने। आप लोग देखेंगे कि फैक्टर मीन्स कारक, और ये कारक शब्द जो है वो किसके द्वारा यूज किया गया था, मेंडल के द्वारा यूज किया गया था। मेंडल के द्वारा यूज किया गया था। तो मेंडल का ये मानना था कि किसी भी लक्षण विशिष्ट सजीव के अंदर या किसी के अंदर भी किसी लक्षण विशिष्ट को प्रदर्शित करने वाली जो इकाई है वो इकाई आपकी क्या कहलाती है, फैक्टर या कारक के रूप में कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल मानिए, आप लोगों ने देखा था कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो इन्होंने कहा था कि लंबाईपन जो है वो पौधे के अंदर लंबापन या बोनापन आप लोगों को देखने को मिला था कैपिटल टी या स्मॉल टी के रूप में। तो लंबाई का शो होना वो क्या है, एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो क्या है, कारक के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी प्रकार से इन्होंने सीड के कलर के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई यूज में लिया था, या ये गोल या झुर्रीदार आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं उसके लिए राउंडेड या व्रिंकल्ड कंडीशन में। तो ये क्या है, किसी लक्षण विशिष्ट को प्रदर्शित करने वाली जो इकाई है वो क्या है, आपकी फैक्टर के रूप में जानी जाती है। और फैक्टर शब्द किसके द्वारा यूज किया गया था, मेंडल के द्वारा यूज किया गया था। तो जीन शब्द की सबसे पहले काम में लेने वाले कौन है, जोहेन्सन है। फिर बेटसन ने क्या काम किया है, फैक्टर हाइपोथेसिस दी है। ये फैक्टर शब्द किसके द्वारा यूज किया गया है, मेंडल के द्वारा यूज किया गया है। इसके बाद में और भी कई साइंटिस्ट आए जिनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मॉर्गन है। ये सारे के सारे क्या हैं, जीन के बारे में नई नई अवधारणाएं जो हैं वो इनके द्वारा प्रदर्शित की गई है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसको एग्जाम की दृष्टि से आप इंपॉर्टेंट माने। ये है आप लोगों का, साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे आप लोगों को, खुराना। इन्होंने क्या काम किया है, जीन का आर्टिफिशियल सिंथेसिस की है, यानी कि जीन का कृत्रिम रूप से संश्लेषण किसके द्वारा किया गया है, खुराना के द्वारा किया गया है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जीन का कृत्रिम रूप से संश्लेषण किसने किया था, खुराना ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर आप लोगों को आता है। अब इस जीन की आप लोगों को कई प्रकार की यूनिट्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। उन यूनिट्स की हम लोग बात करें कि एक जीन के अंदर कौन कौन से यूनिट्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। वैसे अगर हम जीन की बात करें तो आप लोगों को पता है जीन क्या है, एक आनुवंशिक की इकाई होती है जो कि क्या काम करती है, एक कोशिका के अंदर समस्त कार्य को निर्देशित करती है, नियंत्रित करती है, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी के अंदर क्या करती है, आनुवंशिक सूचनाओं को संप्रेषित करने का काम करती है। तो वो जो इकाई है वो किस रूप में जानी जाती है, जीन के रूप में जानी जाती है। या आप ये कह सकते हैं जीन जो होती है वो एक
न्यूक्लिक एसिड की इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि क्या करती है, पॉलीपेप्टाइड का, फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि डीएनए की स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ी थी कि भाई डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को ये रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिलता है डबल हेलिकल मॉडल के अंदर। और यहाँ पर आपने कहा था एडेनिन किसके साथ में बाउंड होता है, थाइमिन के साथ में, ग्वाइनिन किसके साथ में बाउंड होती है, साइटोसिन के साथ में बाइंड होती है। तो ये सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो सारे के सारे यहाँ प्रेजेंट है। और इन न्यूक्लियोटाइड के द्वारा क्या किया जाता है, एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम लोग कहें कि ये पैटर्न आपको इस रूप में देखने को मिले AUG के रूप में, और इस पैटर्न से क्या बनाया जाता है, अमीनो एसिड बनाई जाती है। कौन सी, मेथियोनिन अमीनो एसिड जो है वो निर्माण की जाती है। किस प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा निर्माण की जाती है। तो ये एक क्या हो गया, फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस है जो कि फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर रही है, वो भी आप लोगों को जीन के रूप में देखने को मिलती है। तो जीन आपने कहा एक स्मॉल यूनिट है जो कि क्रोमोजोम्स पर पाई जा रही है, और क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है, डीएनए से हुआ है। डीएनए की कोइलिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। और ये जीन की यूनिट आप लोगों को किस रूप में देखने को मिल रही है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के रूप में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि एक पर्टिकुलर कार्य को कंप्लीट करती है और एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में क्या करती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो ये तो जीन की डेफिनेशन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी जीन की कुछ यूनिट्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप लोग कहेंगे कौन कौन सी यूनिट्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलती है। जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिकॉन है। रिकॉन किसे कहेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि यह डीएनए का सबसे छोटा सेगमेंट जो होता है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या कहेंगे हम, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का सबसे छोटा खंड है जो क्या काम करता है कि दो क्रोमोजोम्स के बीच में दो न्यूक्लियोटाइड को एक्सचेंज करवाने का काम करता है रिकॉन। तो रिकॉन के सिंपल से ध्यान में रखना, डीएनए का सबसे छोटा खंड दो क्रोमोजोम्स के मध्य न्यूक्लियोटाइड को एक्सचेंज करवाने का काम करता है। और न्यूक्लियोटाइड किस द्वारा एक्सचेंज होते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि ये सारा का सारा क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है। क्रॉसिंग ओवर में आप लोगों ने देखा था कि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वहां पर जेनेटिक खंडों का एक्सचेंज होता है। वो एक्सचेंज करवाने वाला जीन का पार्ट कौन सा है, रिकॉन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर रिकॉन के बाद में दूसरा पार्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे म्यूटोन। और म्यूटोन का मतलब है ये म्यूटेशन से संबंधित है, यानी कि उत्परिवर्तन से संबंधित है। आप लोग देखेंगे कि यह भी डीएनए के छोटे पार्ट के रूप में, जीन के छोटे पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके द्वारा क्या होगा, म्यूटेशन की क्रियाएं होंगी। और म्यूटेशन की क्रिया हो रही है तो ये क्या करेगा, वेरिएशंस को शो करेगा, और वेरिएशंस के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि जो इवोल्यूशन जो है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगा। तो रिकॉन देखने को मिलता है, म्यूटोन देखने को मिलता है। म्यूटोन के बाद में आप लोग देखेंगे कि हमें सिस्ट्रोन देखने को मिलता है। आप लोग देखेंगे कि ये जीन का सबसे बड़ा पार्ट है जो कि फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करवाने का काम करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड का निर्माण हो रहा है तो उसके लिए क्या है, सिस्ट्रोन का रूप आप लोगों को देखने को मिलता है। और आप लोग देखेंगे कि ये जो सिस्ट्रोन होता है इसी के आधार पर आपका एमआरएनए तैयार किया जाता है। जो एमआरएनए होता है वो मोस्टली आप लोगों को दो रूप में देखने को मिलता है, मोनो सिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब है कि ऐसे एमआरएनए जिनके अंदर एक ही सिस्ट्रोन पाया जाता है, जिससे एक ही प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं, तो वो क्या है, मोनोसिस्ट्रोनिक, या इसका दूसरा नाम मोनोजेनिक रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और ऐसे एमआरएनए जिनके अंदर कई सारे सिस्ट्रोन पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक। यहां पर आप लोग देखेंगे कि इन पॉलीसिस्ट्रोनिक को हम पॉलीजेनिक भी कहते हैं। तो एमआरएनए जो होता है वो मोस्टली आप लोगों को दो देखने को मिलता है, और सिस्ट्रोन आपने कहा क्या है, पॉलीपेप्टाइड के निर्माण के लिए आप लोगों को देखने को मिलता है। यहीं पर आप लोग देखेंगे
कि ये जो मोनोसिस्टोनिक पैटर्न है यूकैरियोट के अंदर और पॉलीसिस्टोनिक पैटर्न जो होता है वो प्रोकैरियोट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जीन की यूनिट में रिकोन, म्यूटोन, सिस्ट्रोन, सिस्ट्रोन के बाद में आप लोग देखेंगे कॉम्प्लोन। ये कॉम्प्लोन जो होती है वो मोस्टली सिस्ट्रोन का ही रूपांतरित रूप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद में ओपेरोन। अब ओपेरोन क्या होता है आप लोग आगे पढ़ेंगे, लेक ओपेरोन, जहां पर आप लोग देखेंगे कि यहां पर दो साइंटिस्ट थे, जेकब एंड मोनार्ड। इन जेकब और मोनार्ड ने क्या काम किया है कि लेक ओपेरोन का जो है वो डिस्कवरी की है कि उसके अंदर किस प्रकार से जीन को रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पर दो प्रकार के जीन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होता है और दूसरा कंट्रोलर जीन होता है। तो संरचनात्मक जीन के द्वारा जो एंजाइम वगैरह सिंथेसाइज किए जाते हैं उनका रेगुलेशन या कंट्रोलिंग किसके द्वारा किया जा रहा है, कंट्रोलर जीन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, ओपेरोन के द्वारा किए जाते हैं। और इसी के साथ आप लोग देखेंगे कि हमें नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलता है रेप्लिकोन। और रेप्लिकोन जो कि मोस्टली आप लोग देखेंगे कि रेप्लिकेशन से संबंधित है। डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, डीएनए सिंथेसिस जो है वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जीन की यूनिट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। हमें ध्यान रखना है रिकोन, म्यूटोन, सिस्ट्रोन, कॉम्प्लोन, ओपेरोन और रेप्लिकोन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोग बात करें कि प्रोकैरियोटिक जीन होता है और यूकैरियोटिक जीन होता है, उसकी स्ट्रक्चर हमें किस प्रकार की देखने को मिलती है। देखिएगा, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक जीन की, तो प्रोकैरियोटिक जीन की स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। हम ये बना रहे हैं प्रोकैरियोटिक जीन। आप लोग देख रहे हैं ये जीन का 5 डेज सिरा है, ये 3 डेज सिरा है। तो आप लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीन के 5 डेज सिरे पर क्या पाया जाता है, लीडर पोर्शन पाया जाता है। जबकि 3 डेज सिरे पर आप लोग देखेंगे कि यहां पर ट्रेलर पोर्शन जो होती है वो पाई जाती है। आप लोग देखेंगे कि इस लीडर पोर्शन पर हमें क्या देखने को मिलता है, प्रमोटर जो होता है वो देखने को मिलता है। और ट्रेलर पोर्शन जो होता है यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, टर्मिनेटर जो होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी यहां से लेकर यहां तक का भाग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोडिंग पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। जबकि ये दोनों क्या है, नॉन कोडिंग पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीन की जो संरचना होती है वो आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है कि प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर कोडिंग पार्ट होता है। कोडिंग पार्ट का मतलब ये है कि ये ऐसा पार्ट है जिससे हम लोग क्या करेंगे, डीएनए से एमआरएनए बनेगा और उस एमआरएनए से प्रोटीन जो है वो बनाई जाती है। यानी कि इस डीएनए से हम एमआरएनए तैयार करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, तो आप लोगों को पता होगा ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनाया जाता है। इस एमआरएनए से क्या बनाई जाती है, प्रोटीन का निर्माण। ये कौन सी प्रोसेस होती है, तो आप लोगों को ध्यान होगा ये होता है ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हमें देखने को मिलता है। बाकी के जीन के अंदर ये 2 पार्ट हमें और देखने को मिल रहे हैं। इससे न तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है न ट्रांसलेशन हो रहा है। यानी कि ये क्या है, हमें प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर नॉन कोडिंग पार्ट के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि इनके कोडिंग जो है वो मोस्टली नहीं की जाती है, उनसे किसी प्रकार का एमआरएनए प्रोटीन जो है वो नहीं बनता है। ये कौन सा भाग था, आपने कहा लीडर पोर्शन, जो कि हमेशा 5 डेज सिरे पर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रमोटर होता है। प्रमोटर का मतलब ये है कि इस प्रमोटर के द्वारा क्या होता है, मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है। इसके अंदर एक स्टार्ट पॉइंट होता है
जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन की क्रियाओं को शुरू करता है। ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन प्रोसेस जो है वो आप लोगों को मोस्टली कहां पर देखने को मिलती है, प्रमोटर के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो आप लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस को हम मैकेनिज्म के रूप में 3 रूपों में डिवाइड करते हैं कि भाई ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एक तो आप लोगों को इनिशिएशन, एक इलोंगेशन और एक तीसरा स्टेप आप लोगों को देखने को मिलता है टर्मिनेशन। ये 3 क्रियाएं जो हैं वो हमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में आप लोगों को देखने को मिलती है। सेम ही 3 क्रिया जो होती है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में भी आप लोगों को देखने को मिलती है। इनिशिएशन का मतलब होता है श्रृंखला का प्रारंभन होना, और प्रारंभन कहाँ से होगा, तो प्रारंभन के लिए आप लोग देखेंगे कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं उनके प्रमोटर के अंदर मोस्टली हमें एक प्रकार का क्या देखने को मिलता है, भाई ये मान लीजिए कि आपका जीन था और जीन में यहाँ पर ये प्रमोटर है। अब इसका ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक एंजाइम की आवश्यकता है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, आरएनएपी, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड हो जाता है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, और इस स्टार्ट पॉइंट से ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने के बाद में क्या करेगा, डीएनए से एमआरएनए के निर्माण का काम शुरू करेगा। तो जब निर्माण का काम शुरू हो रहा है उस प्रोसेस को आप लोग क्या कह रहे हैं, इनिशिएशन की प्रोसेस। आगे के काम में आप लोग देखेंगे कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज था प्रमोटर को छोड़कर आगे बढ़ रहा है इस साइड में। कौन सी साइड में, 5' सिरे से 3' सिरे की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे ही ये यहाँ पर पहुंच रहा है तो आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एमआरएनए की लंबाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या कह रहे हैं, ये प्रोसेस है आपकी इलोंगेशन की प्रोसेस के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट प्रोसेस में आप लोग देख रहे हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज यहां से पहुंचता हुआ यहां पर आ गया। यहां आने के बाद में यहां पर क्या होता है कि यहां पर फिर से हमें नॉन कोडिंग जीन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन से होते हैं, आप लोग देखेंगे कि 3 प्रकार के नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं, UAG और UAA, ओक्रे, अंबर और ओपेल के नाम से जाने जाते हैं। ये नॉन सेंस कोडोन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, ट्रेलर पोर्शन, जहाँ पर टर्मिनेटर पाया जाता है, ये टर्मिनेटर पार्ट है। ये एक सिग्नल देता है कि इसके आगे कोई भी कोडिंग पार्ट नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन को खत्म करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इनके मिलते ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से रिमूव हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होकर एमआरएनए जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये सारा का सारा काम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर आप लोग कह रहे हैं लीडर पोर्शन पर प्रमोटर पाया जाता है जो ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करवाता है। ट्रेलर पोर्शन पर हमें टर्मिनेटर देखने को मिलता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को पूरा करता है। ये दोनों नॉन कोडिंग पार्ट के रूप में होता है। और बीच में क्या होता है, कोडिंग पार्ट हमें देखने को मिलता है जिससे क्या बनता है, एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा। और इस एमआरएनए का आगे यूज किया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा। तो ये तो था आपका प्रोकैरियोटिक जीन की संरचना। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक जीन की संरचना हमें किस प्रकार की देखने को मिलती है, तो आप लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक जीन जो होता है वो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा कि भाई आपने कहा था ये लीडर ट्रेलर तो हमें देखने को मिल ही रहे थे। ये 5' सिरा, 3' सिरा आपने कहा था, ये क्या था, लीडर, ये क्या था, ट्रेलर, ये तो हमें देखने को मिले थे। इसके अलावा जितना भी कोडिंग पार्ट है आप लोग देखेंगे कि ये फिर से कई भागों के अंदर डिवाइड हमें देखने को मिल रहा है। ये कोडिंग पार्ट फिर से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड है जो कि नॉन कोडिंग और कोडिंग पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको यूकैरियोटिक जीन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसे आप लोग कहेंगे इंट्रोन और इसे आप लोग कहेंगे एक्सोन। एक्सोन तो क्या होता है, कोडिंग पार्ट के रूप में होता है, और इंट्रोन क्या होता है, नॉन कोडिंग पार्ट के रूप में होता है।
तो ये हमें देखने को मिलेगा आप लोगों को यूकैरियोटिक जीन की संरचना। हमने कहा कि 5 डेज 3 डेज सिरा तो प्रेजेंट होता है, 5 डेज पर लीडर पोर्शन जहाँ पर प्रोमोटर पाया जाता है, 3 डेज सिरे पर ट्रेलर पोर्शन जहाँ पर क्या पाया जाता है, टर्मिनेटर पाए जाते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करवाएंगे या ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करवाएंगे। बाकी का जो कोडिंग पार्ट है वो 2 भागों में फिर से डिवाइड है, कौन सा, इंट्रोन और एक्सोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो एक्सोन, ये आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक्सोन क्या होते हैं, कोडिंग पार्ट होते हैं, यानी डीएनए का ऐसा भाग जिससे क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, वो पार्ट क्या है, एक्सोन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंट्रोन, डीएनए का या जीन का ऐसा भाग जिससे एमआरएनए नहीं बनेगा, वो क्या है, इंट्रोन या नॉन कोडिंग पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ये इंट्रोन यहां पर क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जितना बड़ा एनिमल होगा उसका जीनोम जो है उतना ही बड़ा आप लोगों को देखने को मिलता है, और इस जीनोम के अंदर आप लोग देखेंगे कि कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है, जो कि मोस्टली यूज नहीं आती है। हमारी जो प्रोजेनी होती है उसके अंदर लगातार इनका रिपीटेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ऐसे रिपीटेटेड पार्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके इंट्रोन या नॉन कोडिंग पार्ट कहलाते हैं, जबकि बाकी के जो फंक्शनल पार्ट है वो एक्सोन के रूप में आप लोगों के कोडिंग पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कई सारे आप लोगों को जिस प्रकार से प्रमोटर वगैरह पढ़े थे, टाटा बॉक्स, काट बॉक्स, जीसी बॉक्स, वो भी सारे के सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोगों को ध्यान में रखना है, यूकैरियोटिक जीन के अंदर आपको एक्सोन, इंट्रोन की प्रेजेंस जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा जीन क्या होता है और जीन के कौन कौन से यूनिट होते हैं, इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड आप लोगों ने देखा है। प्रोकैरियोटिक जीन कैसा होता है, यूकैरियोटिक जीन कैसा होता है, वो सारा आप लोगों ने पढ़ा है। और इस जीन के अंदर क्या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखने को मिलता है, कहाँ पर ये जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो सब कुछ आप लोगों ने जाना है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।